कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा उससे आप अपने विद्यालय को मिस नहीं कर रहे होंगे और बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। और ध्यान रहे बच्चों, आप सभी को अपना कलम और कॉपी साथ लेकर हर रोज बैठना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज भी आप अपना कलम और कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम हर रोज की तरह कक्षा 9 के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई यानी सेल के बारे में जानेंगे और सामाजिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्तार को और आगे पढ़ेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम एक और रोचक कहानी टॉयलेट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है ये टॉयलेट स्टोरी। इसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की मौलिक इकाई अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग 1 में पढ़ा था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि ये खाली होता होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों, कोशिका के अंदर 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली है कोशिका झिल्ली, दूसरी है कोशिका द्रव्य और तीसरी है नाभिक। चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें चित्र में देखते हैं। सबसे पहले है कोशिका झिल्ली, उसके बाद है कोशिका द्रव्य और नाभिक। दोस्तों, अब ये तीनों क्या और कैसे कार्य करते हैं हम वो देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या 8 पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका झिल्ली में क्या प्रवेश कर रहा है और कोशिका से क्या बाहर जा रहा है। यह कोशिका आंतरिक सामग्री और बाहरी वातावरण के बीच की सीमा होती है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका एक दीवारों से घिरा हुआ खाली स्थान होता है। पिछले वीडियो में हमने प्याज के छिलके का उदाहरण दिया था। चलिए दोस्तों, यहाँ हम फिर से वही उदाहरण देखते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है। अब हमें इस उदाहरण में दीवारों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा सा खाली स्थान दिख रहा है, जिसमें कोशिका की जो बाहरी परत है उसे ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। चलिए दोस्तों, अब हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा तरल पदार्थ होता है, जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य कोशिका नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। यह चित्र कोशिका द्रव्य को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है, जिसमें हमें कोशिका की बाहरी परत के अंदर एक खाली स्थान दिख रहा है, जिसमें जेली जैसा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरा है नाभिक।
नाभिक में डीएनए मौजूद होता है और नाभिक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह चित्र नाभिक को दर्शाता है। चलिए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में हमें बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही बिंदु नाभिक कहलाते हैं। नाभिक की एक खुद की भारी झिल्ली होती है जिसे आणविक झिल्ली कहते हैं। आणविक झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका द्रव्य से नाभिक में और नाभिक से कोशिका द्रव्य में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आणविक झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमैटिन और गुणसूत्र होता है, जिसमें न्यूक्लियस एक तरल पदार्थ जैसा होता है। क्रोमैटिन में डीएनए और प्रोभूजिन होता है। गुणसूत्र रोड जैसे दिखते हैं तथा यह क्रोमैटिन से ही बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जीव के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एक कोशिकाय जीव और दूसरा है बहुकोशिकाय जीव। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कोशिकाय जीव के बारे में पढ़ेंगे। एक कोशिकाय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उदाहरण है अमीबा, जिसमें भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन अवशोषण, प्रजनन इत्यादि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जीवाणु तथा पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकाय जीव की उम्र कम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बहुकोशिकाय जीव। बहुकोशिकाय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण है पौधे, कवक और पशु ऐसे जीव हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के विभिन्न आकार और आकार के आधार पर ये विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिका में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर बहुक्रियावाद में अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि पेट भोजन के पाचन में मदद करता है, मानव शरीर का हृदय रक्त पंप करता है और फेफड़े सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसी तरह एक कोशिकाय जीव में भी विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनकी बुहाई में अलग अलग भाग होते हैं। बहुकोशिकाय जीव की उम्र ज्यादा होती है। कोशिका की अनेक आकृति होती है, जैसे कि गोलाकार, चौकोर, अंडाकार इत्यादि, जिसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ा मानव कोशिका मादा डिंब है और सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी के बीच का अंतर क्या है और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। किसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है?
नाभिक, कोशिका द्रव्य, अर्थपारगम्य झिल्ली, गुणसूत्र। एक कोशिकाय जीव में कितनी कोशिका पाई जाती है? एक से अधिक, 2, एक भी नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुकोशिकाय जीव है? अमीबा, जीवाणु, पौधे, पैरामीशियम। बहुकोशिकाय जीव में कितनी कोशिका पाई जाती है? एक से अधिक, 2, एक भी नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल के पहले पाठ स्थिति एवं विस्तार का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भारत के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर एक ग्लोब पर खींची जाती हैं। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इन अक्षांश और देशांतर को साथ में मिला दें और एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो वह एक जालीकार आकार बनाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रिड कहते हैं। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि इस ग्रिड का आखिरकार इस्तेमाल किस लिए होता है। इस ग्रिड का इस्तेमाल 2 कार्यों के लिए होता है। पहला, अगर हमें किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना हो, हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं। और अगर हमें उसी स्थान का समय पता लगाना हो, तब भी हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं। दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे, आपके मोबाइल फोन्स में जीपीएस नामक एक सेवा होती है। यह जीपीएस आपको किसी भी जगह का रास्ता ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, ये जीपीएस ग्रिड की सहायता से ही आपको आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर का उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग एक समान है, जो कि है 30 डिग्री। लेकिन अगर भूमि पर हम इनकी दूरी नापें तो वह बिल्कुल समान नहीं है। जैसा कि आप बने हुए चित्र में देख सकते हैं कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार उत्तरी और दक्षिणी विस्तार से छोटा है। क्या आप जानते हैं कि भूमि पर इनकी दूरी समान क्यों नहीं है? चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखेंगे तो यह मालूम पड़ता है कि अंतर अक्षांशीय दूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते हुए भी समान रहती है। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम होती जाती है। इसके कारण भारत के कई राज्यों में समय का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर हम अरुणाचल प्रदेश और कच्छ की बात कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा होता है तो कच्छ में अंधेरा होता है और उसके करीब 2 घंटे बाद वहाँ सूर्योदय होता है। अब दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है कि हर राज्य का समय याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए हर देश का एक मानक समय होता है और ये मानक समय उस देश की मानक देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानक देशांतर क्या होता है। चलिए मैं बताती हूँ। अंतर देशांतरीय दूरी की वजह से बड़े बड़े देशों के राज्यों में समय का बहुत अंतर होता है, तो सहूलियत के लिए हर देश उस देशांतर से सिद्ध समय को मानता है जो देशांतर उस देश के लगभग बीच से निकलता हो। इस देशांतर को हम मानक देशांतर कहते हैं। भारत का मानक देशांतर इलाहाबाद से होकर निकलता है। चलिए, ये तो बात हुई भारत के अक्षांश देशांतर और समय की। अब हम बात करते हैं भारत के विश्व में स्थान की।
दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि एक एशिया नाम के महाद्वीप पर स्थित है। अपने प्रायद्वीपीय आकार के चलते भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आप और भी कई महाद्वीप भारत के आसपास देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों पर एक नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सूची काफी लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई देशों की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। दोस्तों, अगर हम श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो ये देश भारत के द्वीपीय पड़ोसी हैं। चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों और उसके एक संगठन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सार्क। दोस्तों, सार्क का अर्थ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क नामक यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश इस संगठन का हिस्सा हैं। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डाल रहे हैं, तो चलिए उत्तर पूर्व दिशा में स्थित भारत का एक पड़ोसी नेपाल और उसके रिश्ते भारत के साथ कैसे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नेपाल हमारे देश का एक ऐसा पड़ोसी है जो सांस्कृतिक नजरिए से भारत के बहुत करीब है। नेपाल और भारत के घनिष्ठ संबंधों का कारण यह भी है कि दोनों देश हिमालय से निकली नदियों में सहभागी हैं। बिहार के मैदानी इलाके से गुजरती कोसी नदी हिमालय से ही निकलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में आई बाढ़ बिहार के कई राज्यों में हानि पहुंचाती है। दोस्तों, हमने जैसे इस वीडियो में पहले जाना कि कई देश भारत की सीमा रेखा के साथ आकर लगते हैं। इनमें से कुछ रेखाओं को खास नाम दिए गए हैं। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाओं को अगर हम एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो उसे ग्रिड कहा जाता है, और यह ग्रिड हमें तब मदद करता है जब हमें किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति और उस जगह का समय जानना होता है। फिर हमने जाना कि किस तरह हर देश का एक मानक समय होता है जो कि उसके मानक देशांतर से निर्धारित होता है, और हमने यह भी जाना कि मानक देशांतर क्या होता है। फिर हमने जाना कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो कई महाद्वीपों से घिरा हुआ है। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते करते हमने ऐसे एक संगठन का नाम भी जाना जिसको हम सार्क कहते हैं। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, फिर हमने कुछ खास सीमा रेखाओं की बात करी। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है, और चीन और भारत को जोड़ने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पहला पाठ स्थिति एवं विस्तार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम भूगोल के पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उपचार को पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल के पहले पाठ स्थिति एवं विस्तार के दूसरे भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर को मिलाकर बनने वाले जालीदार गोले को क्या कहते हैं? ग्लोब, धरती, ग्रिड या कर्क रेखा? आपका दूसरा प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर से बने ग्रिड का क्या इस्तेमाल है? मौसम पता लगाना, समय और स्थिति का पता लगाना,
सिर्फ स्थिति का पता लगाना या सिर्फ समय का पता लगाना? आपका अगला प्रश्न है, भारत का मानव देशांतर किस शहर से होकर निकलता है? जम्मू, पंजाब, मुंबई या इलाहाबाद? आपका चौथा प्रश्न है, डैश और डैश भारत के पड़ोसी देश हैं। इन रेखांकित स्थानों को भरिए। अमेरिका श्रीलंका, ईरान पेरिस, भूटान नेपाल या फिर म्यांमार और फ्रांस? आपका आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या रैडक्लिफ लाइन? चलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आइए देखते हैं आज की स्टोरी, जो है टॉयलेट स्टोरी, जिसमें आप जानेंगे कि प्रकाश का ग्रामीण शौचालय क्रांति उद्यम क्या था। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, टॉयलेट स्टोरी। प्रकाश का ग्रामीण शौचालय क्रांति उद्यम। क्या करे जब शौच करने के लिए कोई भी जगह न हो। प्रकाश 19 वर्षीय युवा लड़का है और वो अपने पिता से टॉयलेट रिंग कैसे बनाते हैं ये सीखते हुए बड़ा हुआ है। ग्रामीण इंजीनियर होने के नाते उनके परिवार में ये काम होता है। फिर भी किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रकाश के गांव में शौचालय कितना महत्वपूर्ण है, जबकि उन्होंने वो बनाए और कुछ बेच भी दिए। फिर भी व्यापार बिल्कुल कम था। वहाँ से कुछ दूरी पर 3 लड़कियाँ एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी। समस्या ये थी कि जब शौचालय न हो तो शौच के लिए कहाँ जाए। ठीक है, अमीना ने बताया। एक शौचालय है, लेकिन वो अन्य चीजों से भरा हुआ है और उसमें पानी नहीं है। सही कहा, पंकजा ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसलिए वास्तव में कोई शौचालय नहीं है। ये लड़कियां 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और वे खुद का समाचार पत्र चलाती थी। उन्होंने फैसला किया कि इस हफ्ते की मुख्य सुर्खियां होंगी कि स्कूल में शौचालय न होने के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ रही है।
शाजिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए असंतोष में पूछा, क्या हम वास्तव में सिर्फ इस पर रिपोर्ट करेंगे या हम वास्तव में इसके बारे में कुछ करने वाले हैं? अमीना ने चुनौती स्वीकार कर ली और वो खेतों में चलने लगी। बाकी लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आया और वो उसके पीछे चली गई। हम कहाँ जा रहे हैं? पंकजा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा। किताब में छपा हुआ लड़का खोजने के लिए, अमीना ने झट से जवाब दिया। कौन सी किताब? शाजिया ने हाफते हुए पूछा। अमीना ने अपनी नोटबुक के नीचे से कहानी निकाली और शाजिया को दी। शाजिया प्रभावित हुई। दरअसल उन्हें अगले हफ्ते तक उस किताब को नहीं पढ़ना था। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अमीना चलते चलते यहाँ वहाँ देख रही थी। वो बोली, शौचालयों की कतार की दिशा में चलते हैं। वो सही थी। कतार में बने शौचालयों के अंत में उन्हें प्रकाश मिला। आज पता नहीं किस वजह से वो एक गुलाबी रिंग पेंट कर रहा था। हमारे लिए? पंकजा ने हाफते हुए पूछा। प्रकाश एक शर्मीला उद्यमी था। वो बस मुस्कुरा रहा था। शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। यदि आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो हम आपको बता देते हैं कि लड़कियों ने प्रकाश का तब तक इंटरव्यू किया जब तक कि उनके घर जाने का समय नहीं हुआ। शौचालय के हर हिस्से के लिए कितना खर्चा होता है? उन्हें कितनी जगह चाहिए? कितना समय लगेगा? और क्या वो खुद उनके स्कूल में शौचालय का एक ब्लॉक स्थापित करने आएगा? उन्होंने इसके बारे में एक कहानी लिखी, जैसा उन्होंने वादा किया था। उसे एक रोमांचक शीर्षक दिया। उनके स्कूल का समाचार पत्र सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में भी बिका। लड़कियों को शौचालय मिल गया। स्कूल छोड़कर गई लड़कियां वापस आ गई। शर्मीला प्रकाश, उसकी फोटो पहले पन्ने पर छपने के बाद वो हीरो बन गया था। उसके पास अगले साल के लिए ढेरों शौचालय के ऑर्डर थे। तो देखा आपने कि अगले सप्ताह पढ़ी जाने वाली एक छोटी सी कहानी अगर आप अभी पढ़ते हैं तो क्या होता है? प्रकाश रेवोल्यूशन एंटरप्राइज, प्रकाश का ग्रामीण उद्यम का अभ्यास आप 4-4 के ग्रुप में करेंगे। आपके पास समाधान है और आप शोध भी कर चुके हैं। गांव का उद्यमी और शहर का उद्यमी होने में बहुत फर्क होता है। पता लगाए कि आपके गांव में किस चीज की जरूरत है जो शहर में पहले से है। पहला भाग, अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ग्रामीण व्यवसाय पर्यावरण हितैषी है या नहीं। अब लिखें कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका व्यवसाय 100% पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरा भाग, अब पुस्तिका के माध्यम से ये देखें कि आपका व्यवसाय सबको शामिल करता है या नहीं। आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके व्यवसाय से ज्यादा लोगों को फायदा हो। ये करने के बाद अगली गतिविधि के लिए कमर कस ले, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, एक चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है। और काका, हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा, देखे। हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसे जोड़ना, घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
किसके लिए है होम क्वारंटाइन? होम क्वारंटाइन की ज़रूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार न हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर भी संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में दरवाजा बंद करके रहें। यदि अलग कमरा संभव न हो तो घर के दूसरे सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, बिस्तर तो बिल्कुल शेयर न करें। यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। यदि संभव नहीं तो हर शौच के बाद शौचालय को अच्छी तरह साफ कर दें। हर समय मास्क लगाए रखें। 6 से 8 घंटों के अंदर नया मास्क बदल लें। साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ को धोएं। अपनी घरेलू चीज़ों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया आदि घर के अन्य सदस्यों से साझा न करें। कमरे, टेबल एवं अन्य फर्नीचर की नियमित फिनाइल मिले पानी से सफाई करें। कोई भी लक्षण, बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर 104 पर संपर्क करें एवं मेडिकल सहायता मिलने तक घर पर अलग थलग यानी क्वारंटाइन रहें। और सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन लापरवाह न रहें। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज से हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम भूमिका तथा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिवाइड करें तो ये कुछ इस प्रकार शब्दों से बना है। ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ना, उसके माप के बारे में। चलिए परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा सीकेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा टेंजेंट तथा छठा कोटेंजेंट। अब क्योंकि ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो प्रश्न को हल करते टाइम पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन को हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं तथा कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। अब
आप देख रहे होंगे कि साइन, सेक, टेन, कॉस, कोसेक, कॉट इनमें कोई कोण नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि साइन अगर बिना किसी कोण के है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। साइन के साथ जब तक एक कोण नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता। साइन के साथ जब कोण होगा तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में जिस कोण की हम बात करते हैं समकोण के अलावा, तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में समकोण को अगर हटा दें तो कुल 2 कोण बनते हैं। तो दिए हुए कोण के साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं तथा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लंब, आधार और कर्ण को क्या लिखेंगे आगे वो देखते हैं। P हम लंब के लिए यूज करेंगे, B आधार के लिए यूज करेंगे तथा H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां से मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगी जिससे आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर पाएंगे और क्विकली याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के लिए हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप इस फ्रेज को याद कीजिए। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का H तथा बोले का B। जो हमने 3 चीजें अभी पढ़ी थी कि P हम लंब के लिए यूज करेंगे, H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे और B हम आधार के लिए यूज करेंगे। तो यहां से हमें सूत्र मिलता है साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण तथा टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखते हैं। बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा। इन तीनों का रिलेशन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ होता है। कैसे? अगर मैं इस सूत्र को उल्टा कर दूं, यानी नीचे वाले को यानी हर को अंश में रख दूं और अंश को हर में रख दूं, यानी व्युत्क्रम कर दूं, तो हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का सूत्र मिलेगा। यानी कोसेक थीटा होगा H बटे में P यानी कि कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा होगा H बटे में B यानी कि कर्ण बटे में आधार तथा कॉट थीटा होगा B बटे में P यानी कि आधार बटे में लंब। तो यहां से आपको ये मिल गया है कि साइन थीटा जो है वो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉस थीटा बराबर में 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर में 1 बटे कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर में 1 बटे टेन थीटा होता है। तो ये वो सूत्र हैं जिसको आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूज करना है, प्रयोग करना है प्रश्नों का हल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। साइन थीटा बराबर होता है P बटे में H। अब तक आपको पता चल गया होगा P हम लंब के लिए यूज करते हैं और H हम कर्ण के लिए यूज करते हैं। कॉस थीटा बराबर में B बटे में H, जहां पे B आधार के लिए यूज किया गया है और H कर्ण के लिए यूज किया गया है। टेन थीटा बराबर में P बटे में B, कोसेक थीटा बराबर में H बटे में P, सेक थीटा बराबर में H बटे में B, कॉट थीटा बराबर में B बटे में P तथा यहां से आप देख पाएंगे कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है,
एंड टेनन कॉर्ड रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम। तो यहां से हमें मिलता है साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर में 1 में सेक थीटा और टेन थीटा बराबर में 1 में कॉट थीटा। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला अर्थात 5वां भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के हमारे बिंदु कौन कौन से हैं। आज हम खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन की बात कही थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार का यह आरोप निराधार था। दोस्तों, 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक चला। दोस्तों, अब रबी की फसल अच्छी हुई और सरकार ने दमनकारी नीति भी बदल दी, तो गांधी जी ने यह सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषणमूलक कानूनों का विद्रोह करने का साहस जगाया। आइए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। दोस्तों, मोपला इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। सन 1921 में एक नई स्थिति पैदा हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले प्रारंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। आइए अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले में बारदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पे वे सरदार भी कहलाए। दोस्तों, पटेल ने किसानों की समस्या के लिए बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया।
के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सरकार ने नई जांच समिति का गठन करके लगान की दरों में कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न भी हुआ। आइए अब किसान सभा के गठन की बात करते हैं। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 में स्वीकार किया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित होने लगी। आइए बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। दोस्तों, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना की जागृति हुई। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। इसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी और महामारी खत्म होने पर दोबारा सामान्य वेतन देने लगे। इससे मजदूर असंतुष्ट हो गए, क्योंकि मजदूरों को मिल मालिकों के तुष्टीकरण की नीति का पता बाद में चला। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। दोस्तों, गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल कर उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 संगठनों में विभाजित हो गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा। आइए बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922-1924 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। 6 मई 1924 में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। अक्टूबर 1914 में उड़ीसा के दासपल्ला में खोंड विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। मोपला किस धर्म के अनुयायी थे?
सनातन, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1925, फरवरी 1928, जनवरी 1925, इनमें से कोई नहीं। 1920 के दशक में किन किन राज्यों में किसान सभाओं का गठन हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उपरोक्त सभी। अलमुरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1924, 6 मई 1924, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।